सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि आज का दिन तारीखी है। क्यों? क्योंकि आज गवादर में जो अहम मनसूबे हैं फ़ेज़ 2 के हवाले से सीपैक के, उसका इफ्तिताह किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने। जो उन्होंने अल्फाज कहे वो बड़े अहम हैं। उन्होंने कहा कि गवादर के मनसूबे बलूचिस्तान को तरक्की की राह पर डालेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि गवादर पाकिस्तान का फोकल पॉइंट बनने जा रहा है। आज उन्होंने फ्री जोन और एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह किया। कई तरक्याती मंसूबे थे जिसके हवाले से उनको आज ब्रीफिंग दी गई। साथ ही साथ जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, अस्पताल की तामीर हो रही है। इस फ़ेज़ 2 में ना सिर्फ ये बल्कि बिजली और पानी के मंसूबों के हवाले से भी बात की गई। आप जानते हैं नाजरीन कि गवादर शहर जहाँ पर पीने के पानी का बहुत संगीन मसला है, डिसैलिनेशन प्लांट के हवाले से बात की गई कि यहाँ पर नए डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। बिजली जो कि बहुत बड़ा मसला है गवादर का, तो बिजली के नए मंसूबे लगाए जा रहे हैं। एक ऐसा एयरपोर्ट यहाँ पर तामीर किया जा रहा है जिसमें A380 जो बहुत बड़ा एक जहाज़ है वो तक लैंड हो सकेगा। तो गवादर का जो ताल्लुक़ है पूरी दुनिया के साथ जुड़ जाएगा। सीपैक के दूसरे जोन की तामीरात के हवाले से, तरक्याती मंसूबों के हवाले से, नए जो तमाम तर चीज़ें हैं उस हवाले से आज ब्रीफ किया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो फ्री जोन है ये 60 एकड़ पर मुश्तमिल गवादर फ्री जोन, इसमें 2200 एकड़ पर मुश्तमिल है और इसमें 3 फैक्ट्रियों का जो इफ्तिताह किया गया। साथ ही साथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क इसमें शामिल है। बड़ी सरमायाकारी है जो पाकिस्तान में आ रही है। इसी तमाम तर मौज़ूआत पर ज़ाहिर हमारे मेहमान हमारे साथ, उनसे तारुफ़ करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन करें ब्यूरो एट बलूचिस्तान शुरा जुल्फ़िकार साहब, जिनसे हम यहाँ की डिटेल्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अब्दुल शुएब साहब हमें ज्वाइन करें, रिफाई तज़ियाकार हैं, उनसे भी हम इस पर बात करेंगे। शौकत पराठा साहब भी हमें ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। और अब से कुछ देर बाद हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमशेद इकबाल चीमा साहब भी ज्वाइन कर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जुल्फ़िकार साहब, मैं जानना चाहूँगी आपसे, ज़ाहिर जो बात वज़ीर आज़म ने कही कि जो गवादर के मंसूबे हैं उसमें बलूचिस्तान की तरक्की है, तरक्की की एक नई राह पर जो है वो बलूचिस्तान के अवाम को डाल दिया जाएगा। और ज़ाहिर उससे लिंक है, ना सिर्फ उससे लिंक है बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरक्की से लिंक है। आज के जो मंसूबे जिनका इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने किया, आप ज़रा बताइएगा कितने अहम हैं वो, और ख़ास तौर पर जो मैंने जिक्र किया कि पानी और बिजली जो एक अहम मसला है वहाँ के लोगों का, उससे उन लोगों की जो ये महरूमियाँ हैं वो किस हद तक दूर होंगी? देखिए सुमैया, आज वज़ीर आज़म का दूसरे, जिस तरह से वज़ीर आज़म या कभी सदूर आया करते थे और घंटे 2 घंटे के लिए वो कभी उन्होंने आके विज़िट किया और चले गए, एक बंद कमरे में लिया और चले गए। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा और बहुत से मंसूबों का इफ्तिताह भी उन्होंने किया। और उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि आज कोई 7 मुल्कों के रीजनल ममालिक के सफ़ीर जो हैं, सफ़रा जो है मौजूद थे। और दूसरा ये अहम बात यह है कि वीडियो लिंक पे चाइनीज़ जो सरमायाकार हैं, जो अपनी इंटरेस्ट के लिए, वो अपने इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो ग्वादर में चाहते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आएँ और वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत ही अहम साबित होगा। उन्होंने वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए देखा और सारी ब्रीफिंग उन्होंने अटेंड की और अपनी एक उन्होंने शो किया कि वो आएंगे। प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक बहुत अहम बात तमाम जो इस वक्त पार्टिसिपेंट हैं, जिसको बहुत लोगों ने देखा, पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने देखा कि पहली दफ़ा बलूचिस्तान को वफाकी जो PSDP है उसमें 780 बिलियन जो है वो दिए गए। इससे पहले कभी 200 बिलियन दे देते, कभी 250, कभी 100 बिलियन। ये फर्स्ट टाइम है कि 780 बिलियन दिए जा रहे हैं, वो ये एक साल के लिए है। तो शायद अगले साल को इससे शायद वो ज़्यादा बढ़ाकर 1000 बिलियन ले जाएं। और अगर इस तरह से, और ख़ास कर उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि ये बात इलाके रह जाते हैं तरक्की से, और जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने बलूचिस्तान को तवज्जो नहीं दी और जिसकी वजह से एक ऐसा से महरूमी यहाँ रहा। और उनका गिला जो है बलूचिस्तान के लोगों का गिला भी बजा है। तो ये आज ये बात, दूसरा उन्होंने कहा कि ये बात सिर्फ ये नहीं किया
कि उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ और चला जाऊँगा, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है इसको मॉनिटर करता रहेगा। इट मीन कि उन्होंने ये तमाम सब पे वाजे किया कि मैं इसके बाद भी आता रहूँगा, और मैं अगर ना आ सका और छोटे मोटे चीज़ों के लिए मेरा ऑफिस मॉनिटर कर रहा है, मैं इन कॉन्टैक्ट रहूँगा। और दूसरा मेरे ख्याल में जाम साहब के लिए, जाम कमाल साहब चीफ मिनिस्टर, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बलूचिस्तान में हुकूमत है और पीटीआई की है, और दोनों मिलकर जो हैं बलूचिस्तान के इस आपके जो पसमानदगी के इस अंधेरों से हम उसको निकालेंगे बलूचिस्तान को, और आगे जो मंसूबे आ रहे हैं। और ग्वादर का एक फोकल, जैसे आपने खुद बता दिया, मैं इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं, कि एक फोकल पॉइंट बनने जा रहा है। अब ग्वादर वाकई जो है मेरे ख्याल में अब लोगों को यकीन आना शुरू हो गया। इससे पहले लोग यही कहते थे कि लोग आते हैं, अनाउंस करके चले जाते हैं, बातें करके चले जाते हैं, 6 महीने में 8 महीने में किधर ही जाकर जो है फिर कोई मंसूबों का कोई एक ईंट रख दी जाती है, उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एयरपोर्ट है, जब ये एयरपोर्ट कंप्लीट होगा और उसके बाद ये ईस्ट बे जो है इस साल के आखिर में वो कंप्लीट होने जा रहा है, और उसके बाद टेक्निकल सेंटर गालिबन कंप्लीट हो गया है। और जब इम्पार्ट करेंगे आप ट्रेनिंग लोकल लोगों को आप बताएंगे और छोटे छोटे उन्होंने उनको सिखाएंगे, और उसके बाद जब कोई छोटी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएगी या कोई वो आ गया, उसके बाद ये लोकल लोग अकोमोडेट होंगे, तो लोगों को सही मानों में यकीन आएगा कि ये ग्वादर जाहिर है। यही तो बात है ना जुल्फिकार साहब, आपने अपने लोगों को बिल्कुल एम्पावर करना है। वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल जोन की बात हो रही है, जाहिर वो बहुत अहम हिस्सा है, यहाँ के लोगों की महरूमियाँ भी दूर होनी है। पॉइंट देख रहे हैं शुएब साहब, यहाँ पे सिर्फ जो हमसाया ममालिक हैं, जाहिर है हर कोई दिलचस्पी ले रहा है, पूरी दुनिया की दिलचस्पी है सी पैक में। पाकिस्तान, जिस तरह से वज़ीर आज़म ने भी कहा कि गवादर जो है वो पाकिस्तान में एक फोकल पॉइंट बनने जा रहा है, बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी सरमायाकारी आना। लेकिन खतरात भी अपनी जगह हैं, दुश्मन की नज़रें भी सी पैक पर हैं। पाकिस्तान को इन तमाम तर चीज़ों से किस तरीके से निकलना होगा, टेकअप कैसे करना होगा हर चीज़ को? देखिए, सिक्योरिटी के बहुत बड़े इश्यूज हैं सी पैक के लिए, और उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। इसमें ख़ास तौर पे भारत और आप कह लीजिए कि मगरबी दुनिया के सरकर्दा मुल्क जो हैं वो भी इसके ख़िलाफ़ हैं, और ये जो कभी कभार दहशतगर्दी बढ़ती नज़र आती है या आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती नज़र आती है, तो उसकी वजह यही होती है कि ये दुश्मन मुल्क जो हैं वो उसमें कार्रवाइयाँ करवा रहे होते हैं और उन्होंने अपने प्रॉक्सीज वगैरह रखी हुई हैं। ये सूरत हाल अगर आप सिर्फ दहशतगर्दी के नुक्ता निगाह से देखें तो वो तो हम भुगत रहे हैं, और काफ़ी सारा उस पर काम किया जा रहा है कि फेंसिंग वगैरह करके एरिया को हम आइसोलेट करना चाहते हैं ताकि टेररिस्ट जो हैं वो फ्रीली मूव ना कर सकें क्रॉस द बॉर्डर। लेकिन दूसरी तरफ उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के बारे में है, जिसको भारत अक्सर उछालता है कि जी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में से गुजर रहा है। और उस पर आपको याद होगा कि अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस ने भी एक वक्त में कहा था कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में से जा रहा है, जबकि पहले कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो ये भी एक ध्यान में आता है कि चूंकि ये चाइना से रिलेशनशिप है और अमेरिका इसके खिलाफ है, तो ये इशू भी उठेगा और वक्तन फक्तन अमेरिकन मिल के पाकिस्तान को इस इशू के ऊपर कोई ना कोई हरदसराई करेंगे कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, क्यों बनाया जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट अभी जो नजर आ रही है आपको बलूचिस्तान में या यहाँ पे ग्वादर एरिया में, ये इससे कहीं ज्यादा होती अगर ये इस तरह के मसाइल साथ ना होते। तो अब भी सिक्योरिटी का बड़ा एलेबोरेट इंतजाम किया गया है, उसके बावजूद वाकयात हो जाते हैं क्योंकि ये बड़ा पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजार इलाका है, और कहीं ना कहीं छुपे हुए टेररिस्ट जो हैं वो कोई ना कोई वारदात करते हैं। तो मेरा अपना अंदाजा है कि ये जैसे वक्त गुजरेगा हमारी सिक्योरिटी का मामला मजबूत होता जाएगा, और उसके लिए फेंस वगैरह बन गई तो कुछ वो भी आसानी हो जाएगी। फिर ये है कि अभी इन्होंने एरियल विंग्स वगैरह जो हैं वो भी उनको मुख्तस किया है, जैसे हेलीकॉप्टर फोर्स वगैरह, तो उससे भी एफिशिएंसी इसकी बढ़ी है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जैसे चीजें बढ़ रही हैं देर लगेगी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये ग्वादर पोर्ट और सी पैक का बाकी निज़ाम
ये इंशाअल्लाह तरक्की पाता हुआ चलने के। चलें, बिल्कुल हमारी सबकी यही दुआएं हैं, लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान को इन चीज़ों को आगे लेके अफ़गानिस्तान से जो ताल्लुकात है, अफ़गानिस्तान के जो मैं उस पर भी मैं आपसे बात करूँगी कि उससे किस तरह से ये चीज़ों मुतासर हो सकती हैं, मुतासर ना हो, उसके लिए पाकिस्तान क्या करे। लेकिन उससे पहले शौकत पराचा साहब, जिन महरूमियों का मैंने जिक्र किया, यहाँ पे जो मसाइल हैं, ख़ासतौर पर पानी, पीने के पानी के सबसे ज़्यादा मसाइल हैं। यहाँ पर घरों में पीने का साफ़ पानी लोगों के पास नहीं है, उसके वाले से भी हुकूमत ज़ाहिर बात कर रही है। वो मनसूबे भी इसमें शामिल हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, अस्पताल नहीं है, लोगों को बुनियादी सहूलियात नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि आज हुकूमत ज़ाहिर जिस तरीके से सीरियसनेस के साथ काम कर रही है, जो पिछली हुकूमतों ने नहीं किया, और अब इस पर सरमायाकारी भी हो रही है, ये मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको आगे आने वाले दिनों में? ये शुक्रिया सुमैया। देखें, ये बिल्कुल टाइनी इश्यूज हैं, लोकलाइज्ड मसाइल हैं। मसलन पानी नहीं था तो पानी आ जाएगा, बिजली, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है प्राचा साहब, मैक्रान कोस्ट में आज तक बिजली जो है वो ईरान से हम ले रहे हैं। ईरान को वो बिजली आती है, बिजली भी जनरेट हो जाएगी, लेकिन इससे इश्यूज ज़्यादा बिगर हैं, इश्यूज इससे ज़्यादा बड़े हैं, इश्यूज इससे ज़्यादा सीरियस हैं। जनरल अमजद शोएब साहब ने सिक्योरिटी के हवाले से जो इश्यूज उठाए हैं वो बड़ी जेन्युइन बातें हैं। मसलन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस तो अलर्ट हैं, सदरन IFC बना दी गई है, बाकायदा तौर पर वो लुक आफ्टर करते हैं। लेकिन बहुत बड़ी साजिशें जब हों बड़े बड़े मुल्कों की तरफ से, बड़े बड़े दुश्मनों की तरफ से, तो वो खतरा हमेशा रहता है, नंबर 1। दूसरी बात जो है, मसलन गवादर में कोई इंडस्ट्री नहीं है अपनी। अगर गवादर को चलाने के लिए कमर्शियल बेसिस पर वो पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन कब तक खर्च होता रहेगा? क्या कराची का इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहेगा कि कराची की जो इंडस्ट्री है वो 600 किलोमीटर दूर उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो गवादर पोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट हों? वो उसके लिए तो कराची ज़्यादा फीजेबल है, कराची ज़्यादा अहम है। तो पोर्ट को चलाने के लिए फ्रॉम द बिगनिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो अभी बन रहा है। सिर्फ गवादर का, CPEC का, BRI के अंडर ये नहीं है कि सड़कें बन जाएं, हाईवेज बन जाएं, मोटरवेज बन जाएं, ये एक पार्ट है, बट दिस इज नॉट द सोल पार्ट। उसके हवाले से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनने हैं, उसके हवाले से इंडस्ट्रियल जोन बनने हैं। मसलन 9 बनने थे, अभी एक जो है वो पहले से फैसलाबाद वाला एक बना हुआ था, तो उसको भी हमने ये दर्जा दे दिया। दूसरा रशकाई में वो इफ्तिताह हुआ है। तो ये जो स्लो डाउन का एक इम्प्रेशन आया, शुक्र है वज़ीर आज़म साहब की अब 2-4 तकरीरें आई हैं, उससे डिटर्मिनेशन उनकी वादे हो गई है। मैं तो इसको वेलकम करता हूँ कि अब इमरान खान जो है वो बाकायदा एक विगरसली वो कह रहे हैं कि हमारी CPEC के साथ कमिटमेंट है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जो 2-3 साल का स्लो डाउन का प्रोसेस था, कम से कम उससे निकल रहे हैं। लेकिन जब तक इंडस्ट्रियल जोन नहीं बनते और पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होकर, वो चाहे चाइनीज की जॉइंट वेंचर हों या चाइनीज अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ शिफ्ट करें और यहाँ पर जो रोजगार की आप बात कर रही हैं फर्ज किया, और लोगों की लाइवलीहुड को बेहतर करने के लिए, लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट जो टारगेट हैं वो एनहेंस होंगे, तो बहुत ज़रूरी है वो चाहे गवादर में बने, वो रशकाई में बने, वो बलूचिस्तान में जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनने, इंडस्ट्रियल जोन बनने हैं, वो पंजाब में जो सारे बनने हैं, 9 बनने हैं, सिंध में भी बनने हैं। तो ये सिमल्टेनियसली उन पर काम होना चाहिए ताकि जो एक रियल पोटेंशियल है CPEC का, तो उसको महज हम ये कहें कि जी 4 बिजली के कारखाने लग गए और 4 मोटरवेज बन गई, ये नहीं है। कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कनेक्टिविटी इज़ नॉट एन एंड, वो एक मीन है। जो एंड है वो तो पाकिस्तान को एक इंडस्ट्रियल हब बनाना है CPEC के जरिए, कि सदरन चाइना जो है जो वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ की एक्सपोर्ट्स आएंगी और फिर पाकिस्तान में उसकी एक इंडस्ट्री लगे। तो वो एक ब्रॉडर विजन है और उस विजन के लिए सारा काम करना है। अभी और आसानियाँ ही पैदा करनी है पराजा साहब। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, पैदा करनी है कि ज़ाहिर जो यहाँ पर सरमायाकारी होगी, जो सरमायाकार है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ज़ाहिर उसके लिए भी यहाँ पर आसानियाँ पैदा करनी है ताकि चीज़ों को आसान बनाया जा सके। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, पॉलिटिसाइज बहुत किया जाता है CPEC को। हम देखते हैं हमारे मुल्क में ही जो हमारी अपोजिशन है वो भी पॉलिटिसाइज करती है। हर चीज़ को हमें सियासत का रंग देना होता है। कुछ चीज़ें
सियासी नहीं होती हैं, लेकिन उसको भी सियासी बनाया जाता है। हमने देखा कि बलूचिस्तान बहुत पीछे रह गया, ज़ाहिर जो चीज़ें यहाँ पर नहीं हुई, जो तरक्कियाँ होनी थी वो नहीं हुई, जिसका आज वज़ीर आज़म जिक्र कर रहे हैं। हुकूमत के पास 2 साल हैं, हुकूमत जो भी कुछ करेगी, जितने भी मंसूबों के लिए बात कर रही है, वो मंसूबों को आगे लेके चलना है, वो 2 साल में मुकम्मल नहीं होंगे। ज़ाहिर इस तरह अभी बात की पाजा साहब, इसके लिए एक मुसलसल एक जद्दोजहद चाहिए। अमजद शुएब साहब से सवाल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जुल्फ़िकार साहब पे आऊँगी। अमजद शुएब साहब, जो बात है जो वज़ीर आज़म ने भी कही, अफ़गानिस्तान में जो अब आगे पैदा होने वाली सूरत हाल है, ज़ाहिर है उसका पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा। फिर एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि रॉ जिस तरीके से कारस्तानियाँ कर रही है, जिसके वाज़ेह सबूत मिले, पाकिस्तान ने तमाम सबूत मुहैया भी किए, इन तमाम तर चीज़ों से ज़ाहिर CPEC को ख़तरा हो सकता है और ये सारी साजिश भी इसीलिए की जा रही है। पाकिस्तान क्या हिकमत अमली अपनाए, पाकिस्तान किस तरीके से चीज़ों को लेकर चले कि CPEC को नुकसान भी ना पहुँचे, और ज़ाहिर जो मुल्क में दहशतगर्दी के लिए जो मनसूबाबंदी वहाँ से की जाती है दुश्मन ममालिक की जानिब से, उसको किस तरीके से लेकर चलना होगा आगे। देखिए, हम हमेशा से यही कहते रहे और यही मेरा ख्याल है हमारा मकसद और हमारा इसी में हमारी भलाई है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी ना हो, अफगानिस्तान स्टेबल हो, और अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो सिर्फ हमारे नहीं, बाकी भी जो खित्ते के मुल्क हैं उनके लिए वो बेहतरी होगी उससे। और अगर वो डिस्टेबलाइज रहता है, जो कि हमारे दुश्मनों की कोशिश होगी, तो उसको डिस्टेबलाइज रखें ताकि CPEC जो है वो अपनी पूरी पोटेंशियल हासिल न कर सके, सेंट्रल एशिया कनेक्ट ना हो, रशिया कनेक्ट ना हो। और उसके साथ साथ ये कि जब ये अनस्टेबल होगा तो यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे पावर सेंटर बन जाएंगे, कहीं नॉन स्टेट एक्टर्स, कहीं ये टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह, वो अपने अपने इलाकों में बैठे, उनको कोई चेक करने वाला नहीं होगा, तो वो जाके पाकिस्तान में भी और इधर उधर वो दहशतगर्दी कर सकते हैं। रशिया को, ईरान को भी खदशा है इस बात का कि यहाँ पे अगर दाइश पनप गई, जो कि उसके लोग मौजूद हैं वहाँ पे, तो वो उनके लिए भी खतरा बन सकता है। अब चीज़ ये है कि ये तो रोकना बड़ा मुश्किल है कि अगर तालिबान मिसाल के तौर पे गुफ्तगू पे तैयार नहीं, मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, तो ये पॉसिबिलिटी हमारे लिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम अगर हाथ पे हाथ रख के न्यूट्रल होकर बैठे रहें, तो भारत नॉर्दर्न अलायंस को ऑलरेडी वहाँ पे उनकी मलेशिया वगैरह तैयार करवा रहा है। इसी तरह वहाँ पे जो हज़ारास हैं वो भी मदार शरीफ वगैरह साइड पे और हेरात में उनका वो भी तैयार कर रहे हैं। तो जो मुखालिफ ग्रुप हैं वो अगर लड़ना शुरू हो जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ भी आगे भी तालिबान सारे मुल्क पे कब्जा नहीं कर सके थे, अब भी अगर बाहर से ऐसे ग्रुप को हम इमदाद मिलती रही तो वो तालिबान के लिए मुश्किल होगा। अब ये है कि स्टेबिलिटी के लिए एक तो ये था कि मुज़ाकरात होते और ये सारे बैठ के तो मामला तय करते, वो नहीं हुआ। अब मेरा ख्याल है खित्ते के मुल्कों को सोचना चाहिए, अगर तालिबान ही वहाँ पे अगर अपर हैंड रखते हैं तो फिर खित्ते के सारे मुल्कों को मिलके तालिबान की मदद कर देनी चाहिए, ताकि कम से कम वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं दाएं बाएं उनको खत्म कर सके। खुदाना खास्ता खाना जंगी की सूरत हाल होगी तो जाहिर है उसके असरात पाकिस्तान पे होंगे। अमजद शुएब साहब, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? के लिए खाना जंगी रोकने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि कोई ना कोई तो उसमें फातेह निकले जो पूरे अफगानिस्तान पे अपनी डेट कायम कर सके। सही। तो चूंकि तालिबान इस वक्त स्ट्रॉन्गर पार्टी नजर आती है, तो तालिबान को पूरे खित्ते के मुल्क अगर मिल के उनको सपोर्ट करें, यानी उसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, क्योंकि हमें सबको स्टेबिलिटी चाहिए अफगानिस्तान की। तो स्टेबिलिटी का तरीका अगर अफगान खुद नहीं मान रहे, खुद वो इस चीज पे कायल नहीं हो रहे कि उनको बैठ के मामला तय करना है, तो फिर बाहर से कोई हल उनके ऊपर इम्पोज होगा, और वो जो इम्पोज करने वाला वो यही है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है उसको सपोर्ट किया जाए, ताकि वो अपनी रिट कायम कर ले पूरे मुल्क पे। रिट कायम होगी तो आप कम से कम वहां से कोई आपके खिलाफ एक्शन होता है तो एक हुकूमत है जिसको आप कह सकते हैं कि जी आपकी सरजमीन से क्यों हो रहा है, तो वो जवाबदेह होंगे। लेकिन इस तरह अगर हमने छोड़ दिया तो ये तो ना खत्म होने वाला किस्सा होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि इस वक्त एक खित्ते के लेवल पे रीजनल कंट्रीज मिलकर एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करें और ये फैसला करें कि हमने स्टेबिलिटी का क्या करना है, कैसे लानी है। पहले कोशिश करने मुज़ाकरात की, अगर ये नहीं मानते तो फिर मेरा ख्याल है जो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है उसको सपोर्ट करके मुल्क के ऊपर उसका कब्जा करवा दे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल ये चीज़ें बातचीत से ही हल हो सकती हैं। जब तक कि हिकमत अमली मिल के बातचीत से दीगर ममालिक हैं उन्होंने नहीं की, तो ज़ाहिर अकेला पाकिस्तान तो नहीं एक स्ट्रेटजी जो है वो उसको लेके चल सकता, ठीक है अपने मुल्क के हिसाब से, लेकिन पूरे खत्ते के हिसाब से तमाम खत्ते के ममालिक को सर जोड़ के बैठना होगा। पॉइंट टेकन। बस आखिरी में कॉमेंट जुल्फ़िकार साहब मैं आपका लेना चाहूँगी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है जुल्फिकार साहब, मैं आपसे सवाल जो कर रही थी वो ये कर रही थी कि सीपैक को हमेशा पॉलिटिसाइज किया गया, यहाँ पर हमेशा अपनी अपनी मर्जी के बयानात देकर चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की गई। हुकूमत जो कुछ सीरियसनेस के साथ काम कर रही है वो काम ठीक से चलता रहे, उसके लिए किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलना होगा, क्योंकि हुकूमत के पास तो सिर्फ 2 साल बचे हैं। नहीं, आप बिल्कुल आप सही कहते हैं कि इस वक्त, लेकिन देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है सूबे में या मुल्क में, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं गवर्नमेंट की उस तमाम उसको सराहेंगे भी, उनकी काविशों को, और उनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेंगी। अब बलूचिस्तान असम्बली में अगर अपोजिशन बैठी है या वो लोग जो इस वक्त हुकूमत में हैं उनका ग्वादर से, मकरान से ताल्लुक़ है, उनका सेंट्रल बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, और इन एरिया से जहाँ से सेंट्रल बलूचिस्तान या आप वेस्टर्न बलूचिस्तान कह लें, जहाँ जहाँ से सीपैक के रोड्स गुजरेंगे और रतो डेरो और उसके बाद सिंध में दाखिल होंगे, तो वहाँ के अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनकी अमांगी हो तो मुझे नहीं नज़र आता कि कहीं पर भी कोई ऐसी मुश्किल होगी जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये कहे कि कोई ताउन नहीं हो रहा, लोग ताउन नहीं कर रहे हैं। और फिर जो पहली बात जो आपने भी उसको काफ़ी हाईलाइट किया कि जब स्टेक होल्डर यहाँ का मकामी आदमी होगा और बाहर से आने वाला शख्स जो है वो साथ शामिल हो बेशक, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों तभी को होगा, लोकल लोगों को जब तक आप रोजगार में शामिल नहीं करेंगे चीजें सही नहीं हो सकती। सर बहुत वक्त का मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका भी और अमजद शुएब साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया। पराथे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ सियासी सूरत हाल में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जो बात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने की उसी बात से ही मैं इस सेगमेंट में बात करना चाह रही थी, क्योंकि अब पीटीएम एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं मुतारिक नज़र आ रही है। स्वात में होने वाला जलसा, आगे आने होने वाले जलसे, फिर आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन। अब जो खबर है वो ये है कि 8 जुलाई से मरियम नवाज़ इलेक्शन कैंपेन जो है वो ख़ुद चलाने जा रही हैं आज़ाद कश्मीर की। पीडीएम मुतारिक अगर होती है, दोबारा से मुत्तहिद होती है, पीडीएम दोबारा से अपनी बसात बिछा रही है, फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को लेकर हुकूमत की अपनी हिकमत अमली क्या होगी। जमशेद इकबाल चीमा साहब से इस हवाले से बात करेंगे। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ज़ाहिर स्वात में जो पार शो हुआ, ज़ाहिर आप हुकूमत तो यही कहती है कि वो फ्लॉप पार शो था, लेकिन पीडीएम दोबारा मुतहरिक हो रही है। वो पीडीएम जो नज़र नहीं आ रही थी कहीं एक बार फिर नज़र आ रही है, फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस भी आ रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों के लिए हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, और ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए? देखें, आप कह लें कि जो अपोजिशन है उसकी ज़रूरत है कि वो विजुअल रहे, वो विजिबल रहे, वो नज़र आए, कोई ख़बर हो उसके बारे में, कोई बात हो। फिर स्पेशली अगर आप कह लें कि आपका गवर्नेंस पे ध्यान नहीं है या आपका माजी अच्छा नहीं है, तो फिर यही एक्टिविटी बेस ही एक चीज़ हो सकती है जो जनरेट करें और आप खबरों में रहें। गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी अपोजिशन को मैनेज करना नहीं होती। गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो गवर्नेंस होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी गवर्नेंस ही है कि हम बेहतर से बेहतर गवर्नेंस करें, उसमें इकनॉमिक गवर्नेंस की बात करें या सोशल गवर्नेंस की बात करें। तो अभी रिसेंट देखें तो कोरोना के बावजूद हम दुनिया के 5 या उन 6 मुल्कों में हैं जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है। फिर कोरोना मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज ही रैंकिंग जारी हुई जिसमें दुनिया में हम तीसरे नंबर पे आए हैं। हांगकांग और न्यूजीलैंड के बाद हम तीसरे नंबर पे हम आए हैं कोरोना की बेस्ट मैनेजमेंट में। फिर रिसेंट अगर देखें तो ये हमारे दोस्त कहते हैं जो हमारे फिगर शायद गलत हैं, तो अभी 20.18%, 20.18% आपकी सीमेंट की सेल बढ़ी है साल, और वो उसमें जो एक्सपोर्ट का पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा है और लोकल कंजम्पशन का जो पोर्शन है वो ज़्यादा बड़ा है। अगर आपकी 20% सीमेंट की सेल बढ़ी है तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर किस तरफ जा रहा है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर सारे सेक्टर्स की माँ है कि इसमें लगना ही डिस्पोजेबल इनकम में होता है। फिर आप साथ देखें तो अभी रिसेंटली आपके पास 70 मिलियन टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके सीमेंट सेक्टर की, वो 70 मिलियन टन से बढ़ के 100 मिलियन टन की कैपेसिटी कर रहे हैं, क्योंकि अगले 3 साल जो प्रोजेक्शन है सीमेंट सेक्टर की, बड़ा प्रोफेशनल सेक्टर है, बहुत लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये बड़ा ही आप कह रहे हैं प्रोफेशनल लोग हैं,
उनकी प्रोजेक्शन ये है कि अगले 3 साल ये सालाना 15% के हिसाब से बढ़ा करेगी। सो इसका मतलब है कि यू कैन से अराउंड 50% 3 सालों में ये बढ़ जाएगा फर्दर। तो ये फिगर बड़े ही रोज़ी हैं, ये फिगर बड़े ही आप कह लें कि एनकरेजिंग है कि और फिर आप ट्रैक्टर आज पूरे नहीं आ रहे, कारें पूरी नहीं आ रही, 4-4 महीने 6-6 महीने नई कंपनियां कारों की आ रही हैं यहाँ इस मुल्क में। मोटरसाइकिल जो है पिछले साल आप कह लें कोई जितने बने थे उससे कोई 60% ज़्यादा बन रहे हैं। अगले साल फिर पिछले साल में को 2 मिलियन मोटरसाइकिल बने, अगले साल को 35 लाख मोटरसाइकिल बन रहा है। अच्छा। 3.5 मिलियन बन रहा है। अच्छा। तो किसी भी फिर आपका टैक्स जो है 4700 अरब से रुपये ज़्यादा बढ़ गया। अगले साल ये 5800 रुपये का टैक्स रखा है हमने। फिर आपकी पिछले साल आप कह लें 18%, कई साल बाद 18 कुछ % जो है आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई। ये मुस्तकिल आपका नेगेटिव जा रहा था, एक्सपोर्ट का सेगमेंट जो है वो आपकी बढ़ गई। अगले साल जो एक्सपोर्ट है आपकी इससे ज़्यादा रोबस्ट होने जा रही है। सो अगर आप देखें कि फिर यहाँ आप जहाँ जाएँ आपको ला नज़र आएगा, बड़े से बड़ा बदमाश और छोटे से छोटा क्रिमिनल सारे के सारे या अंदर आएंगे नज़र आएंगे या भागे हुए नज़र आएंगे। कोई दुबई में है, कोई मलेशिया में है। अच्छा, ये सारी बातें तो ठीक है, आप बता रहे हैं हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से। अगले दिन जेल में होगा वो। सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चीमा साहब, अभी मेरा मौजू तो ये नहीं है, लेकिन आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इलेक्शन स्ट्रेटजी ये है। हाँ ठीक है, इलेक्शन स्ट्रेटजी ये है, समझ गई मैं, को इम्प्रूव करूँ। बिल्कुल मेरी इलेक्शन स्ट्रेटजी मरियम बीबी नहीं है, मेरी इलेक्शन स्ट्रेटजी। चले, ये मेरा मौजू तो नहीं है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ चीमा साहब, क्योंकि मैं मौजू से हटके आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों गंदम के हवाले से बड़े मसले मसाइल हुए। आटा बहरानी एक कैफियत यूँ पैदा हुई कि जो सप्लायर्स थे, जो लोग थे, वो ये कह रहे थे कि जी आप लोगों ने टैक्सेस लगाए हैं हुकूमत ने, वो हटाए जाएं, रोक दी गई थी सप्लाई आटे की। अब गंदम, हम तो शुरू से बचपन से ये सुनते आए चीमा साहब कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन वही ज़राई मुल्क जो गंदम की तकरीबन ये है कोई 1 टन गंदम जिसकी जो है वो दरामद करने की इजाज़त दे रहा है। हम खुद कफ़ील हैं, हम कहते हैं कि जी हमने बम्पर क्रॉप की है, उसके बावजूद हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हमें क्लियर नज़र नहीं आती है। कभी हम कहते हैं कि चीनी बहरान, कभी हम कहते हैं गंदम बहरान। क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, आप किस तरह देख रहे हैं इन चीज़ों को कि आगे जाके ये मसाइल ना हो, इन चीज़ों को आप किस तरह लेके चल रहे हैं? सच्ची बात है मेरी बहन, मैं आपसे पूछ नहीं सकता कि आपका बचपन कब था, लेकिन हम 1960 से गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। हमने पहली बार गंदम 1960 मैं तो 60 में पैदा नहीं हुई थी। करते रहे। हाँ। फिर 1980 से लेके 2000 तक हमने 20 सालों में 16 साल गंदम इंपोर्ट की है। हाँ। फिर उसके बाद भी देखें तो हम ओवरऑल फूड के नेट इंपोर्टर रहे हैं हम। सो आपने जो बचपन में सुना है बुनियादी तौर पर ज़री मुल्क है, ये निसाब में लेके बाद में तब्दील करना भूल जाते हैं, इनको याद नहीं रहता कि इसमें करना चाहिए, तब्दील चेंजेस करने हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन देनी है। सो बेसिकली आप कह लें कि इस साल जो गंदम पैदा हुई है, इस साल जो गंदम पैदा हुई है हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, 1.5 मिलियन टन। बट पिछले सालों का आपके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं थे, लिहाजा स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए थोड़ी बहुत इंपोर्ट करेंगे, अगले साल गंदम नहीं इंपोर्ट करेंगे। टारगेट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो लिया है, कौम के सामने जो ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान को पहली बार फूड के नेट एक्सपोर्टर बनाने जा रहे हैं, और ये काम होगा, बड़ी जल्दी होगा और बिग वे में एक्सपोर्टर बनाएंगे। फूड इंपोर्टर हम नहीं रहेंगे, ये अज़म है हमारा अपने नेशन के साथ, ये वादा है हमारा अपने नेशन के साथ। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस पे आप कह लें कई 100 बिलियन रुपया ज़्यादा खर्च किया पहले से। एग्रीकल्चर पे उनके या रिसर्च पे, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से, फार्मर को सपोर्ट करने के हवाले से उन्होंने कहीं ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं इसको अचीव करने के लिए। सो वी आर गोइंग टू डू दैट। सो आप तसल्ली रखें कि कभी ज़री मुल्क थे या नहीं थे, लेकिन अब हम बनने जा रहे हैं। चलें, ज़बरदस्त, चलें, इसको ठीक भी करने की ज़रूरत है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें तो यही पढ़ाया गया ना, जो पढ़ाया गया हम वो बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि 1 साल बाद ये सूरत हाल नहीं रहेगी, लेकिन ये जो बहरानी कैफियत पैदा होती है चीमा साहब, इससे निकलने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? जो कार्टलाइजेशन की वज़ीर-ए-आज़म बात करते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखें, एक तो यह है कि इस वक्त अगर आटे का देखें तो रेट है, थोड़ा सा अगर 3-4 फिगर सुन लें कि इस साल एक साल में जो मकई है उसका रेट बढ़ा 88%, सब्जियों का रेट बढ़ा 74%। ये मैं ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल रेट की बात कर रहा हूँ मैं। इंटरनेशनल रेट सब्जियों का रेट दुनिया में 74% बढ़ गया। यहाँ पे ग्रेन का रेट 34% बढ़ गया है। यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि लाइफ स्टॉक का रेट 34% बढ़ा है। फिर आपका चीनी और गोश्त का रेट जो है ये 10% बढ़ा है।
ये दुनिया में फूड की कीमतें बढ़ी हैं और फूड के राइट्स दुनिया में होने जा रहे हैं। हमने इन हालात में बेहतर मैनेज किया है। आप गौर करें कि हमारे रेट कितने बढ़े, दुनिया से कम बढ़े हैं। हर चीज़ के रेट हमारे दुनिया से कम बढ़े हैं, हमने बेहतर मैनेज किया है इसको। लेकिन आप सिर्फ दो चीज़ों की आपने प्राइस तय की है। एक आपने तय की है चीनी की और दूसरी की है आटे की। इन दो चीज़ों को कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो प्लस माइनस इंटरनेशनल रेट्स के बराबर चलती हैं, उसके करीब चलती हैं। लेकिन अफसोस की बात ये चीमा साहब, आपने खुद कहा कि कीमतों का हुकूमत ने तायुन किया, कीमत बढ़ी है। सर आप मुझे जरा बता देंगे, यहाँ पे आप कह लें कि ये जो आपने कहा बहरान नहीं है कोई भी, यहाँ पे रूटीन का प्रोसेस चल रहा है। मैंने ये कहा नहीं है सर बहरान है, मैं कहा बहरानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जाती है, कंट्रोल बेहतर अंदाज में की है। अच्छा चीमा साहब आपने कहा प्राइस कंट्रोल की है, आप मुझे बता देंगे हुकूमती कीमत क्या है चीनी और आटे करने की? देखें माशाल्लाह फजलुर रहमान साहब यही बैठे हैं, कल का जलसा भी इसी बात की गमाजी करता है। और बिलावल साहब भी यही नारे लगाते रहते हैं। आज कराची में आटा 150 रुपए महंगा है लाहौर से, क्यों महंगा है उसका हिसाब दो, बजाय इसके कि जाके सड़कों पर खड़े होकर मतलब दरमियान वाली आवाज में। हुकूमती कीमत बता देंगे आप मुझे आटे और चीनी की क्या है? देखिए इस वक्त पंजाब में कीमत आटे की 1100 रुपये बैग है और सिंध में 1250 रुपये कीमत है। सही है। और चीनी की तो मैं समझता हूँ कि ये अगर केपीके में कीमत केपीके में यही है 1100 रुपये के लगभग है। चलें तो ये इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड कि जहाँ जहाँ हमारी गवर्नमेंट है हम चलें। आप ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ आपकी हुकूमत है जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं उन्हीं कीमतों पे आटा और चीनी और दीगर चीज़ें मिल रही हैं और आगे जाके इंपोर्ट का जो मामला है उसको ख़त्म कर देगी 1 साल में हुकूमत। बड़ी अच्छी और अप्रीशिएटेबल बात है। बहुत शुक्रिया आपका जमशेद इकबाल। वक्त का टाइम की कमी है तो मुझे LNG और जो CNG की कीमतें अचानक बढ़ाई गई हैं उस पर मुझे बात करनी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ पहुँचे सैयद वाली वारसी साहब और जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया वली साहब। ये इतने दिनों बाद CNG खुली, LNG आई और उसके बाद 13 रुपए का इजाफा कर दिया, क्या वजह थी इसकी? भाई देखिए ये सवाल तो गवर्नमेंट से पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और आपका अस्सलाम। शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। असल बात ये है कि ये सवाल तो वैसे हुकूमत पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि उसने अचानक LNG पर इस बजट में 5% से जो है वो GST बढ़ा करके 17% क्यों कर दी। अब 123 रुपए का आप अगर 17% निकालें तो ये 17 रुपए से जायद है, जबकि हमने कीमत में इजाफा सिर्फ 17 रुपए किया है। वो इसलिए कि क्योंकि इसका बराह रास्त देखें बोझ आवाम के ऊपर पड़ेगा। मैं ट्रांसपोर्टर से GST वसूल कर लूंगा, ट्रांसपोर्टर 250 की जगह 350 रक्षा वाला किराया लेके आम नहीं तो वली साहब पहले तो बंद थे ना CNG स्टेशन, आपने उठाया इस मामले को, वफाकी हुकूमत के सामने लेके गई आपकी कमेटी? वफाकी हुकूमत के साथ भी उठाया और कल इंशाल्लाह हमारी एक फेडरल मिनिस्टर से इस हवाले से इस सवाल में मीटिंग भी, हमारी पूरी कैबिनेट जो है वहाँ जा रही है। जो लोग कराची में वो और जो लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं वो सब इनसे मिलेंगे। हम एक ही बात कहें कि आप कम से कम GST को वापस। वली साहब एक तो CNG मिलती नहीं है, ऊपर से उसकी कीमत भी ज्यादा है, ये दोनों चीजें आप बात करेंगे इस पर? बिल्कुल बात करेंगे। देखिए हम तो ये कहते हैं कि आप जो है LNG का गम ही छोड़ दो, आप हमारे ऊपर ये डाल दो। हम प्राइवेट तौर पर LNG लेकर के आते हैं। हम ना सिर्फ CNG सेक्टर को मुस्तफीद करेंगे बल्कि हम इंडस्ट्री को भी गैस देंगे। लेकिन हुकूमत वक्त इसमें जो हामिल रुकावटें, चंद हमें लाइसेंस मिल चुका है, हम एलोकेशन ले चुके हैं, हमारे पास इस वक्त सारी तरतीब मौजूद है कि किस तरीके से LNG मंगवाई जाएगी और मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो CNG बंद होना और इंडस्ट्री को गैस बंद होना ये सिरे से खत्म हो जाएगा अगर LNG की दरामद में रुकावट हुकूमत खत्म कर दे। अच्छा, LNG की दरामद में रुकावट है, इसको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो आप ये कह रहे हैं कि जो सप्लाई है वो मामला भी ठीक हो जाएगा। कीमतों के तायुन के हवाले से भी आप कह रहे हैं हुकूमत के सामने मामला कल उठाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि हुकूमत कहती है कि गरीब के लिए है ये बजट, गरीब का सोचते हैं, लेकिन एक मामला ये है कि एक तरफ है बिजली बहरान, एक तरफ है गैस बहरान। हमाद अज़हर साहब कहते हैं बहरान को दूर कर लिया गया है, लेकिन GST लगाकर जिस तरह कीमतें ऊपर बढ़ाई जा रही हैं गैस की भी और पेट्रोल की भी, उससे सिर्फ और सिर्फ ये आवाम तक असरात जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं। इसको हुकूमत को ज़रूर देखना चाहिए, वरना सिर्फ बातें हो जाएंगी और बातों के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।